हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय दूसरा, जिसका शीर्षक है संबंध एवं फलन, जिसे अंग्रेजी में रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूं कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का 20वां वीडियो है। दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करें तो आज हम लोग इस अध्याय का भाग 20 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि आज के इस वीडियो यानी भाग 20 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में, किस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आज के इस वीडियो यानी भाग 20 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। यदि हम इसकी बात करें कि आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम फिर से फलन के प्रकार ही पढ़ने वाले हैं। आपको याद होगा कि जब हमने यह टॉपिक शुरू किया था पिछले 2-3 वीडियो से, तो हमने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस कक्षा 11वीं के सिलेबस के अनुसार, इनफैक्ट हमारे एनसीईआरटी बुक के अनुसार हमें कुल 7 प्रकार के फलन पढ़ने हैं, जिसमें से अब तक हमने कुल 6 प्रकार का फलन पिछले वीडियो यानी भाग 19 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आज जो एक फलन जो बाकी रह गया पढ़ना, उसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, बिल्कुल उसी तरीका से जैसे अब तक हमने सभी फलन के प्रकार को पढ़ा और समझा। तो चलिए जानते हैं कि वो फलन कौन सा है। यदि आप हमारा पिछला वीडियो यहाँ पर देख के आए होंगे तो आपको पता होगा कि अब तक हमने 6 फलन को समाप्त किया है। अब वो 6 फलन कौन कौन सा है, तो पहला है तत्समक फलन, जिसे अंग्रेजी में हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। दूसरा है अचर फलन, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कांस्टेंट फंक्शन के नाम से जानते हैं। उसी तरह जो तीसरा फंक्शन है जिसके बारे में हमने अब तक चर्चा कर लिया है, वह है चेन फलन, जिसे अंग्रेजी में हम लोग सिग्नम फंक्शन के नाम से जानते हैं। चौथा फलन है महत्तम पूर्णांक फलन, जिसे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक के कारण दो फलन लिखा गया है, इसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। तो ये हमारा चौथा फलन था जिसके बारे में हमने डिस्कशन अब तक कर लिया है। इनफैक्ट यदि आपको ये सब टॉपिक यदि आप नहीं पढ़े हो, ये सब फलन के बारे में आप यदि नहीं पढ़े हो, तो आपको ये पिछला वीडियो देखना होगा जहां हमने डिटेल में इन सभी फलन के बारे में चर्चा किया था। इस वीडियो में हम लोग इन सभी फलन के बारे में थोड़ा सा भी चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास समय सीमित है और एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ाना उचित नहीं है। इसलिए यदि आप ये सब वीडियो, ये सब टॉपिक, ये सब फलन के बारे में नहीं जानते हो, नहीं पढ़े हो, तो सबसे पहले आप पिछला वीडियो देखिए, ये सब के बारे में पढ़ें, फिर ये वीडियो देखिए। उसी तरह जो 5वां फलन के बारे में हमने पढ़ा वो था हमारा मापांक फलन, जिसे अंग्रेजी में हम लोग मॉडुलस फंक्शन के नाम से जानते हैं। और जो कल की वीडियो यानी भाग 19 में हमने पढ़ा वो था बहुपद फलन, यानी कि बहुपदीय फलन, जैसे दूसरे शब्दों में हम लोग बहुपदीय फलन भी कहते हैं। और इसे अंग्रेजी में हम लोग एक ही नाम से जानते हैं, वो क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये कुल 6 फलन थे जिसे हमने पूरे डिटेल में अच्छी तरीका से समझते हुए आसान शब्दों में आप सभी को इसके बारे में समझाया, पढ़ाया, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इन सभी फलन के बारे में अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस फलन के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि वह अंतिम फलन जो कि हमारा छूट गया था। तो वह अंतिम फलन का नाम है परिमेय फलन, जिसे अंग्रेजी में हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेशनल फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस फलन के बारे में हम लोग चर्चा ठीक उसी प्रकार इस फलन के बारे में चर्चा हम लोग ठीक उसी प्रकार से करते हैं जैसे हमने पिछले वीडियो यानी भाग 19 में बहुपद फलन की चर्चा शुरू की थी। तो चलिए सबसे पहले आप ये
जो आपको आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है परिमेय फलन, इसे आप गौर से पढ़िए और आप मुझे बताइए कि ये जो पूरा परिमेय फलन लिखा है इसमें से एक ऐसा कौन सा वर्ड आपको नज़र आ रहा है। एक परिमेय है, एक फलन है, इन दोनों में से आपको कौन सा शब्द ऐसा नज़र आ रहा है जिसे आपने पिछले कक्षा में सुना है। थोड़ा सा आप जोर लगाइए अपने दिमाग पे, सोचिए कि इन परिमेय और फलन इन दोनों शब्दों में एक ऐसा कौन सा शब्द है जिसे आप पिछले कक्षा में यहाँ पर सुन के आए हो। यदि आपको याद हो तो हम कहेंगे कि परिमेय फलन में जो शब्द परिमेय है इसको हमने पिछले कक्षा में हमने इस शब्द को सुना था। अब वो कक्षा कौन सी था? यदि मैं ठीक से याद करूं तो मुझे लगता है कि आप सभी ने इस शब्द को, जो कि परिमेय है जिसका अंग्रेजी रेशनल होता है, उसे आप लोगों ने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा और इसके बारे में समझा होगा। अब आपको क्या करना है, आपको याद आ गया कि परिमेय हमने पिछले कक्षा में यहाँ पे सुन के आए हैं, तो इसका काम क्या है। तो अब आपको इस शब्द को अपने पिछले कक्षा के नॉलेज से रिलेट करना है कि यदि आपने इस शब्द को पिछले कक्षा में सुना है जो कि परिमेय है, और मैंने बताया भी कि शायद आपने इसे कक्षा 9वीं में सुना होगा, तो आपने इस शब्द को सुना तो आप थोड़ा सा इस शब्द को रिलेट कीजिए कि आप परिमेय को किस रिस्पेक्ट में, किस पर्सपेक्टिव में सुने थे, कौन से सब्जेक्ट में सुने थे, और जो भी सुने थे उसका पूरा मतलब होता क्या है। आप क्या सुने थे, सिर्फ परिमेय सुने थे या परिमेय के साथ कुछ और शब्द जुड़ा हुआ था, क्या सुने थे। तो इसको आप अपने पिछले कक्षा से रिलेट करने का प्रयास कीजिए और अपने कॉपी पे, अपने नोटबुक पे लिखिए। यदि आप थोड़ा सा सोचे होंगे तो आपको याद होगा कि हमने कक्षा 9वीं में एक संख्या के बारे में पढ़ा था जिसका नाम ही था, क्या था, परिमेय संख्या। क्या था? परिमेय संख्या, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते थे, रेशनल नंबर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह याद आ गया होगा कि हम लोगों ने कक्षा 9वीं में एक संख्या के बारे में पढ़ा था जिसका नाम क्या था, परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैंने क्यों कहा कि आप परिमेय फलन में से एक ऐसा शब्द चुनिए जिससे आपने पहले सुना हो। फिर मैंने कहा कि आप उस शब्द को अपने पिछले नॉलेज से रिलेट करके बताइए। फिर हमने बताया कि जब हम इसको रिलेट किए तो हमारे पास आया कि हमने कक्षा 9वीं में एक संख्या के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था परिमेय संख्या। तो आप सभी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ये सब जो हम अभी आपको बता रहे हैं, इसका इस वीडियो से, इस टॉपिक से क्या रिलेशन है। तो आपको याद होगा कि यदि आप भाग 19 देखे होंगे तो हमने ठीक उसी प्रकार बहुपद फलन को इसी प्रकार पढ़ा था कि हमने बहुपद फलन में सबसे पहले जाना कि कौन सा शब्द हमने पहले सुना है, तो वो था बहुपद। फिर हमने बहुपद को अपने पिछले नॉलेज से रिलेट किया, उसके परिभाषा को देखा, और फिर ऐसे करते करते हम अंत में हम बहुपद फलन के बारे में जान गए कि बहुपद फलन क्या होता है। तो इसी प्रकार जैसे कि हमने पिछले वीडियो यानी कि भाग 19 में सबसे पहले बहुपद के बारे में जाना और उसकी परिभाषा को अपने नोटबुक पर लिखा था, ठीक उसी प्रकार मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या क्या होता है उसे अपने नोटबुक पर लिखिए। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं ये सब क्यों करवा रहा हूँ। मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ कि आपको आपके प्रीवियस नॉलेज से ये करंट नॉलेज को रिलेट करना चाह रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट रटना ना पड़े। यदि आपको समझ में आ जाएगा तो आप उसे कभी भूलोगे नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने परिमेय संख्या क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, इनफैक्ट यदि आप रफ में भी लिखे होंगे, रफ कॉन्सेप्ट में भी लिखे होंगे, तो आप अपने नोटबुक पे से नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। यदि आपको याद हो तो परिमेय संख्या कुछ इस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? तो p/q के फॉर्म में, जहाँ पर p और q इंटीजर होते हैं और q जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब ये तो हमने जाना कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, हमने रफ में जान लिया। लेकिन जिस प्रकार
पिछले वीडियो यानी भाग 19 में हमने बहुपद को सबसे पहले जाना, उसकी परिभाषा को समझा और फिर हमने बहुपद को बहुपद फलन से रिलेट कर दिया। तो क्या उसी प्रकार यहाँ भी हमने परिमेय संख्या के बारे में जाना, उसकी परिभाषा को देखा। तो क्या उसी प्रकार परिमेय संख्या भी परिमेय फलन से क्या कुछ रिलेटेड है? थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और सोचिए, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, हाँ ना, यदि हाँ आ रहा है तो कैसे आ रहा है, ना आ रहा है तो कैसे आ रहा है, जो भी आ रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जो लिखोगे ये सही ही होगा, जो लिखोगे ये गलत ही होगा, गलत हो जाएगा तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा, या जो होगा सही होगा तो आपको अवार्ड मिलेगा, ये सब कुछ नहीं होगा। आप लिखोगे नोटबुक पे, फिर यदि सही होगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, फिर इसके आगे आप समझोगे कि उसके आगे कैसे होगा। नहीं आपका आंसर आएगा, मतलब आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो आप यह समझोगे कि हम कहाँ पे मिस्टेक किए। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप सबसे पहले मैं जो भी प्रश्न दूँ आप वीडियो पॉज कीजिए और उसे अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास करें। तो जी हाँ, यदि हम इसका जवाब दें कि परिमेय संख्या और परिमेय फलन में कुछ क्या रिलेशन है, तो हाँ बिल्कुल है। जिस प्रकार से परिमेय संख्या p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक उसी प्रकार से जो परिमेय फलन भी होता है वो किस फॉर्म में होता है? p बाई क्यू के फॉर्म में। अब आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे कि जिस प्रकार से परिमेय संख्या p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, उसी प्रकार से जो परिमेय फलन होता है वो भी p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। यदि हम परिमेय फलन को और डिटेल में समझना चाहें और इजी शब्दों में समझने का प्रयास करें, तो हम चलते हैं इस मैजिक बॉक्स की तरफ, जो कि हम जब से फलन पढ़ रहे हैं तो इस बॉक्स का यूज हम लोग कर रहे हैं। यदि हम परिमेय फलन की बात करें तो परिमेय फलन एक ऐसा मैजिक बॉक्स की तरह काम करता है जिसके अंदर आप कुछ भी डाल दो, यानी कुछ भी डालने का मतलब क्या है? आप कुछ भी रियल नंबर डाल दो, यानी इसका डोमेन क्या हो गया? आर हो गया, पूरा आर हो गया। वह दिए गए रियल नंबर के अनुसार उसको कुछ प्रोसेस करता, उस नंबर को कुछ प्रोसेस करता है और फिर उसी के अनुसार वह उसका आउटपुट देता है। यानी कि इसका आउटपुट, इसका रेंज कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इसका डोमेन है वो क्या होगा? वो सिर्फ और सिर्फ आर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि परिमेय फलन एक ऐसा फलन होता है जिसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में दर्शाते हैं, और जिसका जो डोमेन होता है वो पूरा r होता है, और उसका जो रेंज होता है, जो इसका आउटपुट होता है, जो इसका परिसर होता है, वो उसके प्रांत यानी उसके डोमेन पे डिपेंड करके आता है। यानी यदि आप 2/2 डालोगे तो ये बताएगा कि इस 2/2 के अनुसार हमारा परिसर क्या होगा। यानी कि इसका जो परिसर होता है वो कुछ डिफाइंड नहीं है, वो हमेशा इस फलन का प्रांत पर ही निर्भर करता है। अब चूंकि परिमेय फलन एक फलन है तो उसे हम लोग इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं कि y = fx। अब हम लोग चलते हैं कुछ उदाहरण की तरफ और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से परिमेय संख्या और परिमेय फलन आपस में रिलेटेड है, आपस में संबंधित है। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि कोई भी परिमेय संख्या की बात करें या भी परिमेय फलन की बात करें तो वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? p बाई क्यू के फॉर्म में। लेकिन आपको याद होगा कि यदि हम परिमेय संख्या की बात करते हैं तो जो p बाई क्यू के फॉर्म हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, और जो पी क्यू होता है, जो p और q होता है, वो एक क्या होता है? वो एक इंटीजर होता है, वो एक इंटीजर यानी पूर्णांक होता है। ये आपको याद होगा। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट यहीं पे है कि परिमेय फलन यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्म में तो होता है, लेकिन जो p और q होता है वो एक पूर्णांक यानी एक इंटीजर ना होके वो एक अपने आप में फलन होता है, या कहिए एक अपने आप में बहुपद होता है। क्या होता है? बहुपद होता है। और जैसा कि हमने अभी भी बताया कि परिमेय संख्या में जो q होता है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी ये परिमेय फलन में भी भले ही p और q एक बहुपद हो, लेकिन यहाँ पर भी जो q होता है
वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे एक समझने की बात है कि यदि हम बात करें p/q किसका, परिमेय संख्या की, तो यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 मतलब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर q का वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, 1 -1 2 कुछ भी ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर हम 0 इसे नहीं ले सकते। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं किसकी, परिमेय फलन की, जहाँ पर p और q px और qx यानी बहुपद के रूप में होता है, तो यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 का अर्थ यह है कि जो भी डिनोमिनेटर में qx जो भी आपको बहुपद दिया है वह उस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा जिस वैल्यू पे वो बहुपद 0 आ जाएगा। इसको भी हम लोग और डिटेल में आगे स्लाइड में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले यह भी यहाँ पे मैंने बताया कि परिमेय फलन किस फॉर्म में होता है, px/qx, यानी दो बहुपदों का रेशियो होता है। अब थोड़ा सा हम कुछ उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। आपके स्क्रीन पे जो उदाहरण अभी आपको दिख रहा है वो क्या है, 3/2। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये एक परिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबका जवाब होगा कि हाँ यह बिल्कुल है। तो चलिए हम लोग कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या अब आपके स्क्रीन पे जो ये संख्या दिख रही है, जो फॉर्म दिख रहा है संख्या का, क्या वह एक परिमेय संख्या है। तो हाँ यह भी है परिमेय संख्या। लेकिन फिर से मैं पूछूंगा आपसे कि क्या यह भी एक परिमेय संख्या है। तो हाँ यह भी है एक परिमेय संख्या। मैं अभी बताऊंगा कि मैं इतने सारे प्रश्न आपको क्यों पूछ रहा हूँ। अब यदि मैं फिर से बोलूँ आपको कि क्या आप जितना भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आप इसे गौर से पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगा जो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो यदि मैं फिर से पूछूं कि क्या यह एक परिमेय संख्या है, तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ यह भी एक परिमेय संख्या है। तो यदि आप यहाँ पे गौर करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक प्रश्न और आपको दे रहे हैं हम कि क्या 1/1 यह भी एक परिमेय संख्या है। तो हाँ यह भी एक परिमेय संख्या है। तो यदि आप यहाँ पे गौर करेंगे कि यहाँ पर जो हम लोग पिछला 2 स्लाइड में जो उदाहरण देखे, जैसे 1/1 देखे और एक और कुछ उदाहरण देखे थे 1.6 1.6 कुछ ऐसा करके देखे थे, यहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों उदाहरण को हम लोग कह रहे थे कि दोनों का दोनों एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर जो p और q था वो आपस में इक्वल थे, यानी p का वैल्यू भी 1 था और q का वैल्यू भी 1 था। ठीक उसी प्रकार इस उदाहरण में देखें तो यहाँ पे भी p का वैल्यू 1.6 था और q का वैल्यू 1.6 था। यानी कि हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या में जो हमारा p और q होता है वो आपस में इक्वल हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जो परिमेय फलन की यदि हम बात करें तो परिमेय फलन में भी परिमेय संख्या की तरह ही जो px और qx यानी जो न्यूमरेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो आपस में इक्वल होते हैं, जिस प्रकार से अभी आपने परिमेय संख्या के बारे में देखा। लेकिन यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार होती है कि एक परिमेय फलन वह फलन होता है जो दो बहुपद फलन के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसे कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है y = px/qx, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया था कि इस फंक्शन को y = fx यानी कि इस फंक्शन के रूप को लिखा जाता है। अब मैंने अभी भी को बताया कि हम आगे वाले स्लाइड में समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर qx ≠ 0 का अर्थ क्या है। यदि हम इसकी बात करें तो qx ≠ 0 का अर्थ यह है कि दिया गया फलन, यानी दिया गया फलन में दो बहुपद रहेंगे, ऊपर भी बहुपद नीचे भी बहुपद, तो उस संख्या के लिए दिया गया फलन डिफाइन नहीं होगा जिस संख्या पर दिया गया बहुपद का वैल्यू मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम आपको एक ऐसा फंक्शन के बारे में बात करें जो कि है x² - 1। अब यदि मैं पूछूं कि यह किस वैल्यू पर यह फंक्शन अपने आप को 0 बना लेगा, तो आप यदि इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा कि हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा कि यह एक 1 और -1 यदि हम इसमें पुट करते हैं इस फंक्शन में, इस फलन में, तो यह फलन अपने आप को 0 बना लेगा। यानी कि हम कह सकते हैं
कि यह जो फलन है, यदि हम इस फलन की बात करें, एक परिमेय फलन की बात करें, तो ये एक परिमेय फलन है जहाँ पर न्यूमरेटर में 2x है, एक बहुपद फलन है, और डिनोमिनेटर में x² - 1 है, ये भी एक बहुपद है। अब यदि मैं बोलूँ कि यह एक परिमेय फलन है, लेकिन यह फलन उस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा जहाँ पर डिनोमिनेटर का जो बहुपद है, ये जो नीचे वाला जो बहुपद है, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अभी हमने जाना कि इस जो डिनोमिनेटर में जो फलन लिखा है, इसका वैल्यू 0 कब हो रहा है, 1 और -1 पे। यानी कि ये जो परिमेय फलन है वह हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा सिर्फ और सिर्फ 1 और -1 को छोड़ के। यानी कि जिस फलन पे डिनोमिनेटर जिस वैल्यू पे डिनोमिनेटर का फलन अपने आप को 0 बना लेगा, उस वैल्यू को छोड़ के पूरे रियल नंबर लाइन पे ये फलन यानी परिमेय फलन डिफाइन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से इसे हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको करके बताया है कि इस फलन में जैसे हम लोग 1 पुट करेंगे और -1 पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर क्या दे देगा, 0 दे देगा। अब यदि हम इसकी बात करें कि y = 2x / x² - 1, जो कि मैंने अभी चर्चा किया, तो यह एक फलन उस वैल्यू पे डिफाइन नहीं होगा जिस पे डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, यानी कि 1 और -1 पे। अब चूंकि हमारे पास समय समाप्त होने को है, तो चलिए हम लोग आप सभी को कुछ प्रश्न दे देते हैं जिससे आप लोग हल करने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको बताना है कि ये एक परिमेय फलन तो है, लेकिन ये किस वैल्यू पर डिफाइन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको वह वैल्यू ढूंढना है जहाँ पे इसका डिनोमिनेटर का जो बहुपद है वो अपने आप को क्या बना लेगा, 0 बना लेगा। उसी प्रकार से तीसरा प्रश्न देता हूँ, y = x³ - 2x / x² - x। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि परिमेय फलन किससे हम लोग कहते हैं, उसका प्रांत क्या होता है, उसका परिसर क्या होता है, और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि परिमेय फलन किस वैल्यू पर एग्जिस्ट अपने नहीं करता है और किस वैल्यू पर एग्जिस्ट यानी डिफाइन होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।